आज का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? देखिए, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये। ग्लाइको मीन स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, इसका बेसिक जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही एसेंशियल है दो तीन ऐसे ऑर्गन्स के लिए, ऐसे टिश्यूज के लिए जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। उनके पास ये अकेला बचता है जो उसे एनर्जी दे। एग्जाम्पल में आरबीसी और कॉर्निया और लेंस भी। मतलब ये ऐसे हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इनको एनर्जी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से ही मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ब्रेन जो यूज़ करता है एनर्जी के लिए मेनली वो है ग्लूकोज। और जब वो ग्लूकोज ही यूज़ करेगा एनर्जी के लिए, तो फिर ग्लूकोज के लाइसिस के लिए तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स जो हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगला है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या? यूनिवर्सल मीन्स कि ऑल लिविंग सेल में होता है ये, सभी लिविंग सेल में ये होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कहाँ होता है? तो सभी लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अभी डायरेक्ट हम लोग रिएक्शंस पे नहीं जाकर इसको समझते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। मतलब मीन्स ये एनाएरोबिक और एरोबिक सब में होता है ये। बट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बस वेरी करेगा। जो एरोबिक है इसमें बनेगा पाइरूवेट, और जो एनाएरोबिक है उसमें पाइरूवेट फाइनली लैक्टेट में बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि हाँ, अब आते हैं कि इसके मेन जो फीचर्स हैं क्या है, जो रिएक्शंस हैं वो कैसे डिवाइडेड है। तो जो रिएक्शंस हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट को बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट। मीन्स ये ऐसा है जिसमें सेल ने खुद एनर्जी लगाया है। सेकेंड है स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज इज नथिंग बट जब हम ग्लूकोज लेते हैं वो 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है, बस इसलिए इसको स्प्लिटिंग फेज बोलते हैं। थर्ड एनर्जी जनरेशन फेज। जो एनर्जी जनरेशन फेज है यही वो फेज है जिसके लिए मेनली हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था, ताकि हम उस ग्लूकोज से एनर्जी पा सके, वो सेल वो टिश्यू उस ग्लूकोज का एनर्जी गेन कर सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ग्लूकोज इसका मेन सब्सटेंस है, बट ग्लाइकोलाइसिस में रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लाइकोजन लेते हैं तो वो डायरेक्ट G6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एंट्री कर सकता है, और फिर वहाँ पे हमें वो अपन आगे डील करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ग्लूकोज से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पहला तो ये इरिवर्सिबल है, मीन्स ये रिटर्न नहीं हो सकता। दूसरा
इसके एंजाइम्स ये रिवर्सिबल है, इसीलिए इसके एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ये दोनों में अब डिफरेंस भी है थोड़ा, क्योंकि दो अलग अलग हैं नाम, बिल्कुल सेम नाम के दो नहीं हैं कि या तो ग्लूको या हेक्सो, ऐसे नहीं बोल सकते, दोनों बिल्कुल अलग हैं। हेक्सोकाइनेज ऑल टिश्यूज में होते हैं, पहला डिफरेंस, और ये सिर्फ और सिर्फ लिवर में होता है ग्लूकोकाइनेज। दूसरा कि इसका हाई केएम है, जो एंजाइम होता है उसमें केएम कांस्टेंट होता है, इसका हाई केएम वैल्यू है, इसका लो होगा ऑफ कोर्स, जब डिफरेंस की बात हो रही है। हाई केएम और लो केएम से क्या समझते हैं? अगर इसका हाई केएम है इट मीन्स कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई होगा तभी ये उसे यूज कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट मील के बाद, जस्ट आफ्टर मील, जब कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा सिर्फ लीवर में, अदरवाइज हेक्सोकाइनेज काम आएगा। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये प्रोडक्ट है वो ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट नहीं कर सकता है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बन गया तो भी ग्लूकोकाइनेज इनहिबिट नहीं होगा, बट हेक्सोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा। हेक्सोकाइनेज अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना बंद कर देगा अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है। ये बेसिक 3 डिफरेंस होते हैं। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है उसके बाद सिंपली आइसोमेरेज से आइसोमर बन जाता है इसका, और ये बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ जो एंजाइम काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज मीन्स व्हाट? काइनेज से क्या समझते हैं? काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं किसका? फॉस्फेट ग्रुप्स का। मतलब जो फॉस्फेट डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उससे फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं। तो जहाँ भी काइनेज आएगा ध्यान रखना है कि वहीं पे ATP या तो यूज होगा या ATP गेन होगा। तो यूज या गेन दोनों ही केस में काइनेज आएगा, तो काइनेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ भी काइनेज होगा तो हमें याद रह जाएगा कि हाँ ATP यही इसी रिएक्शन में यूज गेन या फिर यूज हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा हेक्सोकाइनेज, अभी देखा ग्लूकोकाइनेज, तो यहाँ पे भी ATP का यूज होगा। इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था ताकि अब इसको रिलेट कर पाए, नहीं तो पहले याद करने जैसा हो जाता। तो ATP से ADP बन रहा है। यहाँ पे पहले बताया था ये एनर्जी वो यूज करने वाला है जिसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोला था, तो ये अभी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा था। तो ATP से ADP बन जाएगा और मैग्नीशियम यूज होता है, मैग्नीशियम आयन। तो काइनेज का मतलब ATP का यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वो भी डायरेक्ट, जिसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं वो। तो यहाँ पे भी एक ATP यूज होगा और एक ADP बन जाएगा। तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है ये फिर आगे पढ़ेंगे जब रेगुलेशन पढ़ेंगे इसका, ग्लाइकोलाइसिस का। तो जैसे ही ATP यूज होगा इसके फॉस्फेट इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का। अब यहाँ पे खत्म हो गया एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब अगला जो यहाँ से शुरू होगा वो है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मैंने पहले ही बताया था, ये 6 कार्बन का है, साफ दिख रहा है फ्रक्टोज है तो 6 कार्बन का है। बट अब ये 6 कार्बन का
स्प्लिट कर जाएगा 2-3 कार्बन के कंपाउंड्स में। पहला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब DHAP इसे लिखते हैं, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इस साइड दूसरी साइड बन जाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फुल फॉर्म समझ जाइए आप, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बिल्कुल रिवर्सिबल है, तो आइसोमेरेज यूज हो जाता है। देखिए मैंने 2 जगह आइसोमेरेज का यूज किया अभी थोड़ी देर पहले। एक तो यहाँ पे है, इसे रेड से मैं मार्क कर दूँ, एक आइसोमेरेज, और एक मैंने यहाँ पे बोला था आइसोमेरेज, बट दोनों आइसोमेरेज डिफरेंट है, बिकॉज ये फॉस्फोहेक्सोज है, ये 6 कार्बन का है, इसलिए इसको फुल अगर बोले तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, बट यहाँ पे ये 3 कार्बन के हैं, तो इसे बोलते हैं फॉस्फो ट्रायोज। तो इसे भी याद रखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ ये 3 कार्बन के हैं, तो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, और वो हो जाएगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट, अब ये दोनों क्योंकि इंटर कन्वर्जन होते रहता है, तो अब किसी एक को लेकर हम रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PgAl जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही हाई एनर्जी कंपाउंड जिसको NaDH2 बोलते हैं वो रिलीज होता है। ये NaDH2 वो रिलीज होता है, NaD+, ठीक है। जो रिलीज होगा उसके बाद ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको PgAl बोला, ये बन जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, मीन्स 1,3-BPGA, बीस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-BPGA। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर एक काइनेज यूज होने वाला है, मीन्स फिर से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होने वाला है। बस काइनेज, अब कोई भी काइनेज हो, यहाँ पे काइनेज का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि यही है 20 फॉस्फोग्लिसरेट, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अगर हम काइनेज को ध्यान में रखें तो टोटल काइनेज हो जाते हैं 1, 2, 3 और 1, ये 4 काइनेज, मतलब 4 ऐसे जगह है जहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात होगी। और एक हमें याद रख लेना है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-BPGA जो सामने दिख रहा है NaDH2 बन रहा है। इतना ही याद होते ही जो सारे एनर्जी के ट्रांसफर हैं, एनर्जी का जो यूज है, इन्वेस्टमेंट हो या फिर गेन हो, ये दोनों जनरेट हो, ये दोनों हम कैलकुलेट आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। ये जब भी कभी भी जब ये NaDH2 बन रहा होगा कभी भी, तो ये डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे यूज होता है। डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज ये इसमें इसको क्या कर रहा है, इसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, और रिड्यूस किसे कर रहा है, तो NAD को रिड्यूस कर रहा है। NAD को इसके हाइड्रोजन NAD को दे चुका है, ये डिहाइड्रोजिनेज है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फिर मैंने बोला ये काइनेज है, तो मीन्स यहाँ पे वो होगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बट यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे स्प्लिटिंग फेज ये खत्म हो चुका था, तो अब है एनर्जी जेनरेशन था। ये एनर्जी जेनरेशन फेज यहाँ से शुरू हो गया, जहाँ से PgAl से हमें मिला था NaDH2। अब NaDH2
मिला, उसके बाद 13BPGA बना। 13BPGA एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ और यहाँ पे बन गया ATP फ्रॉम ADP। फाइनली हमें ये मिला है एक ATP यहाँ पे एक 13BPGA से, और वो बन चुका है 3PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3PGA से 2PGA बन जाएगा, इजीली है। ये सब ऐसे बना हुआ है, बट ये रिवर्सिबल होते हैं, ये भी रिवर्सिबल है। 2PGA ये म्यूटेज यूज होता है। म्यूटेज कौन सा म्यूटेज होगा तो इसको ध्यान रखना उतना जरूरी नहीं है, बट याद रख सकते हैं कि ये फॉस्फोग्लिसरेट से बना हुआ है, तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 2PGA से पेप बन जाएगा। पेप मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसमें जो यूज होगा वो है इनोलेज। देखिए ये इनोलेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रह जाए तो अच्छा है कि ये जो है इनोलेज, ये फ्लोराइड से इनहिबिट हो जाता है। मीन्स ये स्टेप जो है ये इनहिबिट हो जाएगा अगर फ्लोराइड ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर ब्लड में ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड का सैंपल दे दिया किसी भी लैब में और बोला कि आपका ग्लूकोज टेस्ट होना है, तो वो उसमें फ्लोराइड को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? बिकॉज ये स्टेप खत्म हो जाएगा और फिर आपका जो भी सेल उसमें अगर लाइव सेल हैं अभी, तो उसका नहीं हो पाएगा वो ग्लाइकोलाइसिस से। आपका ऐसा नहीं है कि आपने जिस लेवल पे दिया है उससे ग्लूकोज लेवल कम मिले आपको रिजल्ट में, नहीं, तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट लाने के लिए फ्लोराइड उसमें मिला दिया जाता है। बस इतना याद रखना है कि अगर हमने F- ऐड कर दिया तो इनोलेज के कारण, इनोलेज नहीं भी याद रहे तो बस ये याद होना चाहिए कि F- इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस। और हमें अगर ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कराना है ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए, तो फिर हम F- का यूज करते हैं। चलिए, तो ये इनोलेज, इसको क्या किया था, तो ये इनोलेज पेप बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब पेप से फाइनली पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट बन जाएगा। यहाँ पे फिर यूज होता है एक काइनेज। इस काइनेज का नाम है पाइरुवेट काइनेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज काइनेज यूज हुआ। काइनेज मीन्स यहाँ पे फिर से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होने वाला है, फिर हमें मिलने वाला है एक ATP। तो ये यहाँ तक का रिएक्शन हो चुका है। यहाँ पे ये अगर एरोबिक हुआ, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, तो फिर तो यही एंड प्रोडक्ट है। ये अभी तक का टोटल रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस। बट अगर ये एनारोबिक हुआ तो ये पाइरुवेट फर्दर बन जाएगा लैक्टेट में। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। तब तक इसको सम अप कर लेते हैं फिर से। 3 फेज होते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, स्प्लिटिंग और एनर्जी जनरेशन। पहले में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। यहाँ तक हमने जो है 2 ATP दिया है, एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ। फिर ये जब स्प्लिट हुआ तो एक 3 कार्बन और एक और 3 कार्बन, ये दोनों आपस में अगर इंटर कन्वर्टेबल हैं तो ये into 2 हो जाएगा। तो जो हमें NADH2 मिला, ये ओवरऑल 2 NADH2 मिला। यहाँ पे हमें 2 NADH2 मिला, एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, एक ग्लूकोज से। फिर यहाँ पे एक ATP मिला, लेकिन जब ये दो 13BPGA होंगे तो ये
2 एटीपी मिला। तो 2 हमने यूज किए थे, 2 हमें यहाँ मिल गया, तो यहाँ तक का बैलेंस 0 हो गया। यहाँ तक हमें 0 एटीपी और 2 NaDH2 का गेन हुआ है। इसके बाद जो फाइनल लास्ट स्टेप है पेप से पाइरुवेट, फिर यहाँ पे एक ग्लूकोज से चलेंगे तो 2 एटीपी बना और 2 NaDH2। तो ये हमारा प्लस का 2 एटीपी हुआ, अब तक 0 एटीपी था। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है गेन, 2 एटीपी। क्यों? बिकॉज 4 गेन हुआ था बट 2 हमने यूज कर लिया था, तो 2 का लॉस शुरू में ही हो गया था। और दूसरा जो मिला 2 NaDH2। फिर हम आगे अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे कि अगले वीडियो का होगा कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन में कौन से एंजाइम्स होते हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और उसके बाद लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।